जीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 4/10/2018 सेकंड शिफ्ट ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, लेंस का उपयोग, मतलब आपको बताना है, खाली जगह दिया हुआ है, पूछा है किस लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। और हमारा ऑप्शन है बेलनाकार, उत्तल अवतल, अवतल उत्तल। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ से एक ट्रिक है, यहाँ पर लिखा हुआ है निकट यानी 3 अक्षर, तो इस एक अक्षर ज़्यादा लेकर चलना है। अगर निकट पूछेगा तो अवतल होगा, अगर दूर पूछ देगा, दूर 2 अक्षर का है, इसमें से आंसर हो जाएगा एक अक्षर आगे, यानी जो पूछा जाए उसमें एक अक्षर जोड़ देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे निकट पूछा है 3 अक्षर है, इसमें एक अक्षर जोड़ेंगे तो 4 अक्षर हो जाएगा, 4 अक्षर में अवतल आता है। और दूर पूछा है उसमें एक अक्षर और जोड़ देंगे, 3 हो जाएगा, तो उत्तल में 3 अक्षर होता है। तो यही 2 पूछा जाता है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो ज्यादा दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो बेलनाकार का। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल लेंस। अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया में किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, H2SO4 का आणविक द्रव्यमान क्या है? H2SO4, H हमारा दिया हुआ है 2, तो इसका आणविक द्रव्यमान 2 हो जाएगा। और H दिया हुआ है हमारा 1, तो H का होता है परमाणु आणविक द्रव्यमान 32। और ऑक्सीजन का होता है 16, दिया है 4 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 4 गुणे 16 करेंगे तो 16 चौके 64 हो जाएगा। यहाँ से ऐड कर लीजिए 64, 32, 96, 96 2 98, हमारे सामने हो जाएगा 98 EU। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। खानामा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? हमारा ऑप्शन है 1521, 1527, 1529, 1525। तो खानामा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था। 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा संगा के मध्य में लड़ा गया था। इसी युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1527। आपसे अगर छोटा ऑप्शन में पूछ लिया जाए, मान लीजिए आपसे ऑप्शन में दिया 17 मार्च 1527, 18 मार्च 1527, तो 17 मार्च आप लोग याद रखिएगा। 17 मार्च 1527 को खानामा का युद्ध लड़ा गया था। कंपन इंगित करता है कि किसी वस्तु की किस प्रकार की गति है। आपको बताना है कंपन जो होता है, आपसे पूछा गया है कि जो कंपन होता है, जो कंपन इंगित करता है वो किस प्रकार की गति है। तेजी से हिलना, 2 बिंदुओं के मध्य तेजी से आना जाना, बहुत तेज, बहुत धीमी गति से। तो आपको बताना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कंपन इंगित करता है कि किसी वस्तु की किस प्रकार की गति है, तो 2 बिंदुओं के मध्य तेजी से आना जाना। मान लीजिए स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम खींचेंगे और छोड़ेंगे तो बहुत तेजी से आना जाना करेगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ बहुकोशिकीय जीव में जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु स्पर जीलस इत्यादि प्रजनन इस प्रकार होता है। जो बहुकोशिकीय जीव है उसमें प्रजनन किस प्रकार होता है आपको बताना है। हमारा ऑप्शन है पुनर्जनन, बीजाणु,
निषेचन, विखंडन। तो हमारा आंसर हो जाएगा बीजाणु, यानी ऑप्शन नंबर बी। जो राइजोपस होता है, मशरूम होता है, और भी कुछ जीवाणु है, एस्परजिल्स इत्यादि प्रजनन बीजाणु द्वारा करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? हमारा ऑप्शन है वस्तु पर लगे बल, वस्तु के द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों, वस्तु का वेग। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा दोनों, वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर वस्तु का संवेग निर्भर करता है। पीबीसी का पूर्ण रूप क्या है? और हमारा ऑप्शन है पॉलीविनाइल क्लोरेट, पॉलीविनाइल कार्बन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल कार्बोनेट। तो पीवीसी का पूर्ण रूप होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पीवीसी का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो बिजली के तारों की कोटिंग के लिए, पतली चादरें बनाने के लिए, फिल्म बनाने के लिए, और जो बरसाती सीट कवर होती है गाड़ी की, उसे बनाने के लिए पीवीसी का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा पीवीसी का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। और पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुचालक के प्रतिरोध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा? सुचालक की लंबाई, विभवांतर, सुचालक का तापमान, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। तो किसी सुचालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, यह उसे प्रतिकूल रूप में प्रभावित करता है। तो हमारा आंसर होगा अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अधातुएं ऋणायन बनाती है, अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, अधातुएं धनायन बनाती है, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधातुएं धनायन बनाती है, जो कि गलत लिखा हुआ है। अधातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके ऋणायन बनाती है तथा ऑक्सीकरण के रूप में कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है। अधातुएं, यह लिखा हुआ है धनायन बनाती है, लेकिन अधातुएं ऋणायन बनाती है। तो यह हमारा आंसर होगा। हमसे पूछा है कौन सा गलत है, तो गलत हमारा सी नंबर है। एक मजदूर भूमि से 14 केजी का सामान उठाता है और उसे भूमि से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो हमारा एम दिया हुआ 14 और एच दिया हुआ 1.5 और जी 10, यानी गुरुत्वाकर्षण बल 10, 9.8 होता है। लेकिन 9.8 कब होगा? जब हमारे ऑप्शन उस हिसाब से होंगे तब। तो W बराबर होता है mgh। तो mgh का फॉर्मूला m दिया है 14, g दिया हुआ है 10 और दिया हुआ है mgh दिया हुआ है 1.5। तो यहाँ से हम क्रॉस करेंगे, 14 धाम 140, 140 70, यानी 0.5 से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो 140 से हो जाएगा, और 140 को 0.5 से गुणा करेंगे तो 70 हो जाएगा, यानी 70 और 140 यानी कि 210। तो ऑप्शन नंबर 210 दो चीज़ों में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर सी में। तो कार्य की गणना हम जूल में करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दृढ़ ऊतक किससे बना होता है? WBC से, निर्जीव कोशिका से, लाल रक्त कोशिका यानी कि RBC से, जटिल कोशिका से।
तो जो दृढ़ ऊतक होती है वो निर्जीव कोशिका की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। जिन पौधों में रेशे होते हैं उनमें ऊतक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जो पौधे रेशेदार होते हैं उसमें दृढ़ ऊतक बहुत प्रचुर मात्रा में होता है, यानी बहुत अधिक मात्रा में होता है, और ये बने होते हैं निर्जीव कोशिका से। तो याद रखिएगा, दृढ़ ऊतक निर्जीव कोशिका से बना है। बांदा, सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में कौन सा खनिज पाया जाता है? हमारा ऑप्शन डोलोमाइट, लोहा, चांदी, मैग्नीज। तो बांदा, सोनभद्र और मिर्जापुर जो कि यूपी के जिले हैं, वहां पर डोलोमाइट खनिज पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? हमारा ऑप्शन है मक्का, गेहूं, धान, मूंगफली। तो जो मक्का है खरीफ फसल है, गेहूं रबी फसल है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं। गेहूं जो रबी फसल होती है ये अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। और जो खरीफ फसलें होती है वो बोई जाती है जून जुलाई में, जुलाई अगस्त में बोई जाती है और इसे अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, जो कि खरीफ फसल नहीं है, गेहूं एक रबी फसल है। बाकी मक्का, धान, मूंगफली ये सब खरीफ फसलें हैं। किसको अनबुझा चूना कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम क्लोराइड को, कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो आपको बताना है किसको अनबुझा चूना कहा जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को अनबुझा चूना कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। DOT ने आइडिया सेलुलर को किस अन्य दूरसंचार प्रदाता के साथ विलय करने की मंजूरी दे दी है? एयरसेल, वोडाफोन, जियो, एयरटेल। ये करंट का क्वेश्चन है जो 2018 का था। ये क्वेश्चन गलत से ऐड कर दिया है मैंने, तो इसका आंसर हो जाएगा DOT ने आइडिया सेलुलर को किस अन्य दूरसंचार प्रदाता के साथ विलय करने की मंजूरी दे दी है? तो होगा वोडाफोन। वोडाफोन ने, जो वोडाफोन है वो आइडिया को साथ विलय करने की मंजूरी दे दी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोडाफोन। उस अमेरिकी नागरिक आंदोलनकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था? हमारा ऑप्शन है अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, लूसी अस्टोन, विक्टोरिया वुडहुल। तो आई हैव ए ड्रीम एक सार्वजनिक भाषण है जो 28 अगस्त, याद रखिएगा 28 अगस्त 1963 को, 28 अगस्त 1963 को वाशिंगटन में जॉब्स और फ्रीडम, जो जॉब्स और फ्रीडम मार्च था यानी कि संघर्ष, उसके दौरान मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया था आई हैव ए ड्रीम, जो कि एक सार्वजनिक भाषण है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो डेट याद रखिएगा 28 अगस्त 1963 को वाशिंगटन में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक आवर्त सारणी में मैंने बताना है वो कौन से आवर्त सारणी में प्रत्येक में 2 उपधातु होती है? 5-6 में, 3-4 में, 6-7 में, 4-5 में। आपको बताना है वो कौन सा आवर्त है 2 जिसमें 2 उपधातुएं होती है। तो जर्मेनियम उपधातु है, आर्सेनिक उपधातु है, एंटीमनी उपधातु है, टेलुरियम उपधातु है। तो आपको बताना है ये धातुएं कौन कौन से आवर्त में आती है।
तो जो जर्मेनियम और आर्सेनिक है यह आवर्त 4 में आती है, और जो एंटीमनी और टेलोरियम है ये 5 में आती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, 4 और 5 आवर्त में प्रत्येक में 2-2 उपधातु होती है। 4 में जर्मेनियम और आर्सेनिक और 5 में एंटीमनी और टेलोरियम उपधातुएं होती है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अपेक्षित घनत्व की इकाई केजी मीटर इनवर्स स्क्वायर है। अपेक्षित घनत्व की इकाई केजी मीटर इनवर्स क्यू है। अपेक्षित घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। अपेक्षित घनत्व की इकाई केजी मीटर क्यू है। तो आपको बताना है इस कथन कौन सा कथन सत्य है। तो अपेक्षित घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है और कोई बीमा भी नहीं होती है, ये बीमाहीन राशि है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मद्रास का मोजार्ट के रूप में जाना जाता है? मद्रास का मोजार्ट किसको कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है किशोर कुमार, AR रहमान, इलियाराजा, SP बाला सुब्रमण्यम। तो मद्रास का मोजार्ट AR रहमान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। और यह उपाधि किसने दिया था AR रहमान को? मद्रास का मोजार्ट की उपाधि किसने दिया था? तो एक पत्रिका है टाइम्स पत्रिका ने AR रहमान को मद्रास का मोजार्ट की उपाधि दी थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, मद्रास का मोजार्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसको भरते समय किसको आसानी से कंप्रेस्ड किया जा सकता है, इसीलिए उन्हें उच्च दबाव पर एक बेसल के अंदर भर दिया जा सकता है? यह मतलब यहाँ पर खाली जगह दिया हुआ है का यह गुण उनको सुविधाजनक तरीके से छोटे से कंटेनर या सिलेंडर में भरने और वो भी अधिक मात्रा में भरने की अनुमति देता है। इससे उन्हें दूसरे स्थान पर आसानी से भेजा जा सकता है। तो आपको इन खाली जगहों में भरना है, क्या भरना है? ठोस पदार्थ, ठोस और गैसीय, 3 खाली जगह दिया हुआ है और 3 ऑप्शन दिया हुआ है। पानी टैंकर, पानी पानी, गैस कंटेनर, पानी और गैसीय, गैस कंटेनर, गैस और गैसीय। तो आपको क्या भरना होगा देखते हैं। गैस कंटेनर को भरते समय गैस को आसानी से कंप्रेस्ड किया जा सकता है। गैस कंटेनर को भरते समय गैस को आसानी से कंप्रेस्ड किया जा सकता है, इसीलिए उन्हें उच्च दबाव पर एक बेसल के अंदर भर दिया जा सकता है। गैसों का यह गुण उनको सुविधाजनक तरीके से छोटे से कंटेनर या सिलेंडर में भरने और वो भी अधिक मात्रा में भरने के अनुमति देता है। एकदम बिल्कुल बैठ गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा गैस कंटेनर, गैस और गैसीय। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। यहां पर गैस कंटेनर भर दीजिएगा, यहां पर गैस और यहां पर गैसीय। दी गई अभिक्रियाओं में कौन सी संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत होती है? हमारा ऑप्शन है दोहरा विस्थापन, अपघटन, अवक्षेपण। दी गई अभिक्रिया में कौन सी संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है? तो जो अपघटन होती है वो संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो आप विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है।
संवहनी तंत्र यानी संवहन तंत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह शरीर के वजन के लगभग 7 से 8% होता है। और हमारा कथन बी है, रक्त उच्च दबाव पर झटके से और तेजी से उनमें बहता है। और ऑप्शन सी है, रक्त को सामान्यतः जीवन धारा यानी कि रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है। मानव हृदय के आकार एक बंद मुट्ठी जितना है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। किसके बारे में? संवहनी तंत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह शरीर में 7 से 8% लगभग होता है, जो कि बिल्कुल सही है। रक्त उच्च दाब पर झटके से और तेजी से उनमें बहता है, भी सही है। रक्त को सामान्यतः जीवन धारा यानी कि रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है, जो कि ये भी सही है। तो बच्चा हमारा ऑप्शन डी जो कि गलत होगा। जब 3 सही हो गए तो चौथा हमारा बिल्कुल ही गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत होगा। मानव हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी जितना है, जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ई गवर्नेंस क्या है? आपको बताना है ई गवर्नेंस क्या है। हमारा ऑप्शन है व्यवस्थित शासन, मानव संचालित शासन, प्रौद्योगिकी संचालित शासन। और हमारा चौथा ऑप्शन है प्रभावी प्रशासनिक शासन। तो आपको बताना है ई गवर्नेंस क्या है। ई गवर्नेंस प्रौद्योगिकी संचालित शासन है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। जो ई गवर्नेंस है प्रौद्योगिकी संचालित शासन है। तो भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक विभाग की स्थापना 1970 में की थी। याद रखिएगा 1970 में भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना की थी। और 1976 में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना की थी। ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकंड है। ध्वनि तरंगें 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी? तो समय बराबर होता है कुल दूरी बाटा में स्पीड यानी कि गति। तो इस समय बराबर होता है कुल कितना दूरी है और कितना स्पीड है। तो 7 किलोमीटर है, तो इसको मीटर में हम बदलेंगे तो 7000 मीटर हो जाएगा। 7 किलोमीटर बराबर 7000 मीटर। और दिया हुआ है 700 मीटर पर सेकेंड। 2 जीरो यानी 700 से 700 काट दें, बचा 1 जीरो, एक मिनट में कटा है। तो 10 सेकेंड हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। 30 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाले 2 kg द्रव्यमान के बॉल की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। एम हमारा 1/2 एम दिया हुआ है 2 और भी दिया हुआ है 30। 30 × 30 यानी कि mv² हो गया। 2 से 2 कट, 3 के 900। और हमसे पूछा है गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा को हम जूल में व्यक्त करते हैं, ऊर्जा को हम जूल में व्यक्त करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 900 जूल। कूलम की एसआई इकाई, हमारा ऑप्शन है प्रतिरोध, विद्युत प्रवाह, विभवांतर, विद्युत आवेश। तो कूलम किसकी एसआई इकाई है? तो विद्युत आवेश की। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। विद्युत आवेश की इकाई कूलम होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। 2 वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अभिकेंद्रीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अपकेंद्रीय बल।
दो वस्तुओं के बीच के आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं। तो आप विकास के सिद्धांत को किससे से जोड़ सकते हैं? जो विकास का सिद्धांत है आप उन्हें किससे जोड़ सकते हैं? ऑप्शन में दिया हुआ है मिलर से, डार्विन से, ऊरे से, मेंडल से। तो जो विकास का सिद्धांत है वो डार्विन का दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 2.5 kg के एक पिस्तौल से 500 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ 20 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल की प्रदीप्त वेग कितना होगा? ऑप्शन में दिया हुआ है, चलो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो पिस्टल का भार दिया हुआ है 2.5, पिस्टल का भार 2.5 और गोली का वेग 150 मीटर पर सेकंड। और गोली का वेग है 150 और पिस्टल का भार 2.5 और गोली का भार 20 ग्राम। ये 20 ग्राम है और ये केजी में है और 150 मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। तो इसको हम बदलेंगे किलोग्राम में। तो किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से भागा देंगे, 100 से भागा देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.2 kg। ठीक है, तो चलते हैं आगे थोड़ा। दे दिया तो गोली चलाने से पहले बंदूक और गोली के संवेग निकाल लेते हैं। 2.5 प्लस 0.02 एक केजी में है और हमारा गोली का संवेग जो कि अंतिम वेग तो 150 दिया हुआ है, तो हम प्राथमिक वेग 0 ले लेंगे। जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा। तो गोली चलाने के बाद बंदूक और गोली के संवेग निकालते हैं। तो दिया हुआ है कितना? गोली का भार दिया हुआ है 0.2 kg इंटू 150 मीटर पर सेकेंड प्लस 2.5 kg हमको भी निकालना है। तो यहाँ से फॉर्मूला लगता है m2 v2 माइनस m2 माइनस u2। हो गया। m2 बराबर हो जाएगा m1 v1 बराबर m1 u1। m2 और v2 हो जाएगा हमारा 3 प्लस 2.5 v बराबर 0। तो हमारा v बराबर निकल के आ जाएगा -3 बट्टे में 2.5। तो हम इसको भागा देंगे, एक मतलब तो कटेगा ही कटेगा, फिर उसके बाद 50 बचेगा तो 25 दूनी 50, यानी कि 1.2 जो होगा हमारा राइट आंसर होगा 1.2 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा दिया हुआ है?
ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है 1.2 हमारा राइट आंसर होगा। सुंडा जलसंधि दो द्वीपों के बीच स्थित है, उनमें से एक जावा है, दूसरा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है बोर्नियो, मालुकू, सुमात्रा, सुलावेसी। इसका आंसर शायद ही कोई बच्चा होगा जो नहीं जानता होगा। एक जावा है, दूसरा सुमात्रा है, तो ऑप्शन नंबर सी। तिरुचिरापल्ली में प्रतिष्ठित रंगनाथ स्वामी मंदिर के लिए मेरिट का यूनेस्को पुरस्कार किसने प्राप्त किया? ऑप्शन है ओ पन्नीर सेल्वम, जे जयललिता, एम करुणानिधि, और हमारा चौथा ऑप्शन है एडम्पादी के पलानीस्वामी। तो हमारा आंसर हो जाएगा एडम्पादी के पलानीस्वामी, ऑप्शन नंबर डी, जो कि रंगनाथ स्वामी मंदिर के लिए मेरिट का यूनेस्को पुरस्कार प्राप्त किया था। एडम्पादी के पलानीस्वामी। हमारा अगला क्वेश्चन है किसके कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है? किसके कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है? हमारा ऑप्शन है प्रेनिकाइमा, पार्श्व विभाजित उत्तक, अंतर्वेशी विभाजित उत्तक, शीर्ष विभाजित उत्तक। तो अंतर्वेशी यानी से अंदर की ओर यानी कि जड़ों में वृद्धि करता है अंतर्वेशी विभाजित उत्तक, और शीर्ष उत्तक शीर्षस्थ उत्तक जो होता है वो लंबाई वो बढ़ाता है, और पार्श्व विभाजित उत्तक होता है जो जड़ तथा तने के घेरे को वृद्धि करता है, नॉट लंबाई को वृद्धि। पार्श्व विभाजित उत्तक ये घेरे की वृद्धि करता है तने की, और तने की लंबाई शीर्षस्थ विभाजित उत्तक, और जड़ की लंबाई अंतर्वेशी विभाजित उत्तक। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या है? हमारा ऑप्शन है 6.23, 6.023 गुणे 10 के पावर -22। ऑप्शन नंबर बी है 6.022 गुणे 10 के पावर 23, 6.022 गुणे 10 के पावर -23, और 6.023 गुणे 10 के पावर 22। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6.022 गुणे 10 के पावर 23, ऑप्शन नंबर बी, जिसे हम एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। और ये होता है जो C12 यानी कार्बन 12 होता है उसके 12 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या 1 मोल कहलाती है। तो याद रखिएगा C12 के 12 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या 1 मोल कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, और इसे एवोगाड्रो संख्या भी कहा जाता है। तो आज हमारा यह लास्ट क्वेश्चन शायद है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।